बिजनेस कभी एक छोटी सी आइडिया से शुरू हुआ था। एक आइडिया जो किसी समस्या का हल बना और फिर एक स्टार्टअप बन गया। नमस्कार, मैं हूं अंशुली सिंह। आप देख रहे हैं लेट्स स्टार्ट द स्टार्टअप शो। हमारे शो में हम आपको बताएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड की बड़ी खबरें, नए आइडियाज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की इंस्पायरिंग स्टोरीज। साथ ही हम बात करेंगे उन पॉलिसीज की जो भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले नजर डालते हैं स्टार्टअप न्यूज पर। देखिए, आपको बता दें कि डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिट बी ने $280 मिलियन की फंडिंग हासिल करके यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री कर ली है, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन करीब $1.5 मिलियन पहुंच गई है। ये प्लेटफॉर्म पर्सनल और स्मॉल बिजनेस लोन देता है और अब कंपनी इस फंड का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस विस्तार और टेक्नोलॉजी को मजबूत करने में करेगी। एआई आधारित स्टार्टअप वर्क ऑन ग्रिड ने देखिए 22.5 करोड़ की फंडिंग जुटाई है, जिसमें ट्रांजिशन वीसी और इंडियन एंजल नेटवर्क ने निवेश किया है। ये कंपनी यूटिलिटीज सेक्टर के लिए डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बनाती है। इस फंड का इस्तेमाल इंटरनेशनल एक्सपेंशन, AI/ML कैपेबिलिटीज मजबूत करने और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में किया जाएगा। अगली खबर कौन सी है वो देखते हैं। देखिए, पुणे आधारित एग्रीटेक स्टार्टअप बायोप्राइम जैविक तकनीक के जरिए किसानों की फसल को मौसम की मार से बचाने में मदद कर रहा है। ये बायोकेमिकल्स और सूक्ष्म जीवों से ऐसे उत्पाद बनाता है जो फसलों की गर्मी, सूखा और असामान्य मौसम से सुरक्षित रखते हैं, साथ ही मिट्टी की सेहत और उत्पादन क्षमता भी बढ़ाते हैं। अब अगली खबर, दुनिया भर में AI प्लेटफॉर्म तेजी से सुपर एप्स में बदलने की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक ही जगह पर कई काम आसान बना सकते हैं। हालांकि भारत में अडॉप्शन और मोनेटाइजेशन अभी शुरुआती चरण में है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तैयार है, लेकिन स्केल, ट्रस्ट और यूजर बिहेवियर जैसी चुनौतियां अभी भी बड़ी बाधा जो है वो बैरियर जो है वो बने हुए हैं। वहीं अगली खबर, दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां AI में भारी निवेश के बीच बड़े स्तर पर लेऑफ्स कर रही हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि AI सिर्फ एक कारण नहीं बल्कि एक कवर भी बन रहा है। कंपनियां कॉस्ट कटिंग और फ्यूचर AI इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए वर्कफोर्स कम कर रही हैं, क्योंकि AI से तुरंत जॉब्स रिप्लेस होना अभी पूरी तरह संभव नहीं है। तो ये थी आज की स्टार्टअप वर्ल्ड की कुछ अहम खबरें। अब बढ़ते हैं शो के अगले सेगमेंट, एक स्टार्टअप एक कहानी की ओर। तो देखिए, आज हमारे इस खास सेगमेंट में हमारे साथ हैं मानसा राजन और को-फाउंडर एंड CEO ऑफ जुपिटर मेटा लैब्स, जिन्होंने कंज्यूमर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक नई सोच के साथ अपना स्टार्टअप खड़ा किया है। इनका प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर बिहेवियर को जोड़कर मार्केट रिसर्च को आसान और प्रिवेसी फोकस्ड बना रहा है। मानसा जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। मानसा, सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, जो कि कुछ ऐसे दर्शक हैं हमारे जो ये प्रोग्राम हमारा पहली बार अगर देख रहे हैं और उनको जुपिटर मेटा लैब्स के बारे में अगर नहीं पता, तो मैं चाहूंगी कि आप ही थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए कि जुपिटर मेटा लैब्स एक्चुअल में ये है क्या ये काम करता है, लोग इसे कैसे जान सकते हैं? ऑफ कोर्स, हम एक Web3 डेटा कंपनी है और हमने फुली ऑटोनॉमस एजेंटिक कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। उसका नाम है हर्क्यूलिस। सो कोई भी बिजनेस ओनर, प्रोफेशनल, ब्रांड ओनर या एडवर्टाइजर, मार्केटर प्लेटफॉर्म पे आ सकता है और सिंपल इंग्लिश में अपना बिजनेस प्रॉब्लम टाइप कर सकता है। हर्क्यूलिस उसे एक मार्केट रिसर्च गोल क्रिएट करेगा, एक रिसर्च ब्रीफ बनाएगा कि क्या डेटा कलेक्ट करना है रियल कंज्यूमर से, क्या स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज होंगे, उसमें कैसे डेटा एनालिसिस क्रिएट किया जाएगा और एक रिसर्च या सर्वे क्रिएट करता है। हर्क्यूलिस एक सुपर जे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड है, जो एक सर्वे नेटवर्क है जहां पे 2 करोड़ वेरीफाइड यूजर्स, इंडियन कंज्यूमर्स डेली इंटरैक्ट करते हैं, जो अपना डेटा शेयर करते हैं, अपने इनसाइट्स शेयर करते हैं और अपना ऐप यूजेज बिहेवियर शेयर करते हैं इन अ प्राइवेसी प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट। सो इन यूजर्स को अपना डेटा शेयर करने के लिए मोनेटाइज किया जाता है और ये जो ब्रांड्स हर्क्यूलिस पे आते हैं, इन यूजर्स के साथ कनेक्ट करके अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स और अपने प्रोडक्ट इश्यूज के बारे में इनसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं।
सो क्योंकि ये वेरीफाइड यूजर्स हैं, बॉट्स नहीं हैं और ये फ्रॉडुलेंट यूजर्स नहीं हैं, हमारे पास इनका प्रूफ ऑफ ह्यूमन है, ये आधार वेरीफाइड यूजर्स हैं, ये इंटरेक्शन बहुत मीनिंगफुल हो जाता है। ट्रेडिशनल रिसर्च में यूजर वेरिफिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमने Web3 डिसेंट्रलाइज्ड प्राइवेसी टेक के थ्रू आसान कर दिया है। क्योंकि ये प्राइवेसी प्रिजर्विंग है, यूजर्स अपना डेटा बहुत आसानी से और कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करते हैं, बहुत हाई इंटेंट के साथ शेयर करते हैं। तो क्योंकि ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे स्पीड बहुत फास्ट है कंपेयर टू रेगुलर रिसर्च और ट्रेडिशनल रिसर्च। सो अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और आप रियल कंज्यूमर से बात करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, आइडिया के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, पैकेजिंग, कैंपेन, मार्केटिंग के बारे में, ये बहुत ही जल्दी हम लोग एनेबल करते हैं। और इस डेटा बैकिंग के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ में जब एक बिजनेस ओनर कोई भी डिसीजन लेता है, उसका इम्पैक्ट और उसका आरओआई और उसका बिजनेस कन्वर्जन बहुत इंक्रीज हो जाता है। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ द प्लेटफॉर्म। वेरी नाइस। मानसा, अभी आपने जो प्रोडक्ट बताया हरक्यूलिस के बारे में, ये प्रोडक्ट इंजन है, ये डिसीजन मेकिंग को फंडामेंटली कैसे बदलता है, ये मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी, थोड़ा डिटेल में इसके बारे में। जब एक बड़ी कंपनीज ऑलरेडी बहुत रिसर्च करती हैं, अगर एक लार्ज यूनिलीवर जैसी कंपनी या एशियन पेंट्स जैसी कंपनी मार्केट में नए प्रोडक्ट के साथ में जाती है, उन्होंने बहुत रिसर्च ऑलरेडी करी है। लेकिन आप ये सोचिए कि इंस्टाग्राम पे अगर एक D2C फाउंडर एक नया ब्रांड लॉन्च करना चाहता है, उसको उतना ही पता है जितना उसका यूजर सर्कल है, चाहे वो एक कम्युनिटी हो, चाहे वो फ्रेंड्स एंड फैमिली हो, चाहे वो एक डीप बिलीफ हो। लेकिन बिजनेस में बहुत सारे नए चेंजिंग फैक्टर्स होते हैं कंज्यूमर के हिसाब से। अगर मैं एक ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च करना चाहती हूँ जो एक सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड है, कितने सारे नए ट्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ सिल्वर, बायर्स बिहेवियर, जेनजी कैसे शॉप करती है, एक वर्किंग वुमन कैसे शॉप करती है, ये सब इंफॉर्मेशन अगर एक फाउंडर के पास में प्री बिजनेस लॉन्च आए, तो वो अपने बिजनेस को उस डायरेक्शन में, उस मैसेज के साथ, उस प्राइस पॉइंट पे, उस कम्युनिकेशन स्टाइल में लॉन्च कर सकता है। अब आप कोई भी कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस ले लीजिए, बड़ा या छोटा, चाहे वो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हो, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, फाउंडर्स अगर रियल कंज्यूमर्स के साथ में रिसर्च करते हैं, तो उनका हर एक इन्वेस्टमेंट, हर एक स्टेप फॉरवर्ड उतना strong हो जाता है to prepare them for success. So it's real prediction engine in that way कि कंज्यूमर जो बिजनेस है वो कंज्यूमर्स के अंडरस्टैंडिंग पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है या कैंपेन लॉन्च करता है या प्राइसिंग क्रिएट करता है, तो देयर इज अ प्रेडिक्टिव पावर टू सक्सेस, टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल। अभी आपने कहा मानसा कि ये जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है आपकी, लेकिन अभी हम देखते हैं मार्केट में कि ट्रेडिशनल मार्केट रिसर्च जो है स्लो है और साथ ही एक्सपेंसिव भी है। आपने इस प्रॉब्लम को कैसे डिकोड किया, सॉल्यूशन कैसे इसका डिज़ाइन किया और इसे फास्ट कैसे बनाया? प्रॉब्लम को डिकोड बहुत पर्सनल लेवल में किया। मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत साल से हूँ, ओवर 10 years. So as a founder, as an entrepreneur, as a member of different startups, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था कि इंडियन कंज्यूमर आज पिछले 10 सालों से और अभी और ज्यादा बहुत तेजी से बदल रहा है। Their access to information is so much. Their affordability is changing. वो अपने फंड्स कैसे स्पेंड करते हैं वो क्राइटेरिया भी बदल रहा है। सो फॉर अ बिजनेस ओनर, अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट कम फ्रॉम पास्ट बिहेवियर ओनली। उनको आज के कंज्यूमर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेडिशनल मार्केट रिसर्च एटलीस्ट बिटवीन 6 weeks to 8 weeks लगाता है, लेकिन कभी कभी वो टाइम इज एन अपॉर्चुनिटी cost, it's an opportunity lost. So fast real time understanding of the user is very important. जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको उतना ही एक्सेस देते हैं, उसमें कितना इंफॉर्मेशन रियल यूजर से आ रहा है, कितना बॉट से आ रहा है, वो क्लैरिटी नहीं है। सो
you are depending on data that is not from real human beings. तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हमारा प्लेटफॉर्म सॉल्व करता है. यूजर इज वेरीफाइड, there's very high intent, वो आपके साथ में immediately information share करना चाहता है. Superj as a platform has a बहुत engaged user base है जो रोज प्लेटफॉर्म पे आते हैं. अपना यूजर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ एप्स यूज्ड, वो OTT प्लेटफॉर्म कैसे यूज करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज एप्स कैसे यूज करते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं. अपना इनपुट शेयर करते हैं कि किस टाइप के ब्रांड्स यूज करते हैं, वो क्या सोचते हैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में या रेंटल इनकम के बारे में, या एक इन्वेस्टमेंट जो जैसे एक हाई क्वालिटी हेयर ड्रायर खरीदने के पहले वो कितना रिसर्च करते हैं, ये सब हमारे साथ में शेयर करते हैं. तो हमारा कंज्यूमर प्रोफाइल बहुत इन डेप्थली बिल्ट है. तो आप ये जब कनेक्ट करते हैं ब्रांड की रिक्वायरमेंट और यूजर का प्रोफाइल, तो ये बहुत मीनिंगफुल हो जाता है ब्रांड्स के लिए. सो ये मेरी अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरू हुआ, लेकिन हमने इसको अप्रोच किया डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी की तरफ. हमारा मेरी टीम का बहुत फोकस था कि हम लोग डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी यूज करें एक यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए. पहले फर्स्ट जब यूजर का डेटा प्रोटेक्टेड होता है, आज हम लोग कहीं भी जाते हैं, अगर अपना थोड़ा कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें एक इनवर्ट फोन कॉल आता है कि आप लोन लीजिए या आप ये सर्विस यूज करिए बिकॉज समबडी हैज सोल्ड आवर डेटा विदाउट आवर कंसेंट. So we wanted to protect user data first. तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोग प्रूव करते हैं कि ये एक रियल यूजर है with the claim of age, gender, location is accurate. इस एनवायरनमेंट में लोग अपना डेटा शेयर करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं क्योंकि वो डेटा ओन करते हैं, कंसेंट के साथ शेयर करते हैं जो DPDP एक्ट के से कंप्लायंट है, और उन्हें मोनेटाइज किया जाता है उस टाइम और डेटा शेयर के लिए. सो विद दिस पावरफुल इकोसिस्टम वी आर एबल टू कनेक्ट ब्रांड्स टू मीनिंगफुल डेटा विच कैन इम्पैक्ट बिजनेस. वो ये चेक कर सकते हैं इन रियल टाइम कि ये एड सक्सेसफुल होगा इस मार्केट में कि नहीं, उसमें ROI क्या है, थिंग्स लाइक दैट. डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी में ट्रस्ट बिल्ड करना कितना ज़्यादा चैलेंजेबल होता है मानसा? ट्रस्ट बिल्ड आपने कैसे किया यूजर्स? हाँ जी, डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी इज बिल्ट फॉर दिस. Ownership for the individual, control for the individual, access control for the individual. लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी को यूजर के लिए समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका बेनिफिट. सो आई क्लैरिफाई. सुपरज यूजर को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने लिए वैल्यू समझना इंपॉर्टेंट है. इंडियन कंज्यूमर इज वेरी स्मार्ट. सो ये जो इंफॉर्मेशन है ये इस इकोसिस्टम में है और मैं आपका PII नहीं ले रही हूँ, ये हम लोगों ने कम्युनिकेट किया अपने यूजर्स के साथ में. लेकिन वो एक बार का कम्युनिकेशन नहीं है. हर बार जब वो ब्रांड हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं या ऐप यूज करते हैं, ये इंफॉर्मेशन और एक्शंस में ये क्लियर हो जाता है कि हम उनसे उनका पर्सनल डेटा नहीं ले रहे हैं. हम उनका नाम, उनका एड्रेस, उनकी कोई पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बिहेवियर बेस्ड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. और ये डिफरेंस मल्टीपल इंटरैक्शंस के बाद में लोगों को समझ में आता है, और क्योंकि हम उनको मोनेटाइज करते हैं ये डेटा के लिए और कंसेंट लेते हैं, ये और रीइंफोर्स हो जाता है. एंटरप्राइजेस ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट वैल्यू क्योंकि द लीगल or regulatory environment is forcing them to understand that value. So together it becomes meaningful. But I believe strongly, जैसे आप और मैं भी अभी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे एग्जैक्टली काम करता है हमें शायद उतने डिटेल में नहीं पता हो, लेकिन एज अ यूज, एज अ वैल्यू, एज एन आउटपुट हम समझते हैं कि ये कितना क्रिटिकल है और इम्पॉर्टेंट है. इन द सेम वे सुपरज यूजर्स भी ये समझते हैं कि ये प्राइवेसी प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट, हम कंसेंट गिविंग and PII protection is very important, and they see this value in the ecosystem. But मैं ये मानती हूँ कि ये सुपरजे के बियॉन्ड भी ये वैल्यू इंडियन कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे हर एक ब्रांड और हर एक डिजिटल पार्टनर से.
बिल्कुल, लेकिन ये पर्सनल डेटा एक्सेस किए बिना एक्यूरेट इंसाइट्स कैसे पॉसिबल हैं? ये पॉसिबल कैसे होता है? हमने प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो बेस्ड है जीरो नॉलेज प्रूफ्स पे। तो हम एक ऑन डिवाइस केवाईसी करते हैं जो सुपर जे ऐप पे की जाती है। ऐप पे डिजी लॉकर के साथ कनेक्शन होता है और जो यूजर का जो ऑनबोर्डिंग डेटा है, जब वो उसने सुपर जे ऐप डाउनलोड किया, हम लोगों ने 3 इंफॉर्मेशन उनसे मांगते हैं, उनका ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर और लोकेशन। तो हम डिजी लॉकर से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन मैच कर रही है या नहीं। हम सिर्फ ये प्रूफ, ये मैथमेटिकल सर्टेनिटी अपने पास रखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन मैच कर रही है या नहीं। तो हर एक इंटरैक्शन के लिए हमें ये मालूम है कि हमारे पास ये प्रूफ है, ये पर्सन अगर बोल रहा है कि ये मेल है और 1989 में बॉर्न हुआ है, तो ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है या नहीं। मैं उसका एग्जैक्ट ईयर ऑफ बर्थ, अपने आधार इंफॉर्मेशन, आधार नंबर अपने पास स्टोर नहीं कर रही हूँ। ओके, सो इट इज जस्ट दिस मैथमेटिकल proof that I'm holding on, proof of KYC that is accurate. So similarly यही proof हर एक piece of verification के लिए यूज हो सकता है, चाहे वो लोकेशन इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो claim of vaccine हो, चाहे वो claim of product purchase हो कि किसी ने अपनी ऑर्डर समरी शेयर करी है तो वो मैच हो रहा है कि नहीं, कि उन्होंने लेट्स से एक टूथपेस्ट ब्रांड खरीदा या उन्होंने क्लेम किया कि मैं लास्ट 3 महीने में मैंने ट्रैवल किया, तो ट्रैवल टू लेट्स से दुबई। सो इज दैट करेक्ट, इज दैट एक्यूरेट और नॉट? आई एम जस्ट होल्डिंग द प्रूफ। उनका एक्चुअल नेम, डिटेल, बोर्डिंग पास नंबर, टिकट नंबर इज नॉट समथिंग आई एम टेकिंग। आई एम जस्ट चेकिंग फॉर इट्स ऑथेंटिसिटी एंड वेरीफाइंग इट। बिल्कुल, जीरो नॉलेज प्रूफ बेस्ड केवाईसी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो यूज़ आप कर रहे हैं, जैसे कि आपने एक ऐप भी बताया, उसके बाद डिजी लॉकर से उसको कनेक्ट करना, वहाँ से यूजर्स का जो मेन इंफॉर्मेशन है वो नहीं लेना, सिर्फ उनका बिहेवियर पैटर्न उनका कैसा है वो इंफॉर्मेशन आप जो वहाँ से कलेक्ट करते हैं। इसे इम्प्लीमेंट करना कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहा है अभी तक, या किसी तरीके की इसमें कोई चैलेंज आया आपको? ये बिल्ड करके सो जीरो नॉलेज प्रूफ बहुत टाइम से एग्जिस्ट होते हैं, ये एक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसको इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये इंडिया के लिए सबसे रेलिवेंट है, बिकॉज आधार इज यू नो द ब्लैक बैकबोन एंड इट्स द वेरीफाइबल लेयर फॉर इंडियन सिटीजन्स। इसमें हमें टाइम लगा क्योंकि ये हमारा फोकस था। वेरीफाइड डेटा वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस विदाउट टचिंग प्राइवेसी। तो पहले 2 साल हम लोग ऑलमोस्ट अपने 5th ईयर ऑफ ऑफ द कंपनी, बट पहले 2 साल हमारा फोकस सिर्फ ये टेक्नोलॉजी लेयर बनाने का था क्योंकि वी बिलीव कि यूजर्स विल कम, ब्रांड्स विल कम, बिजनेस विल कम, लेकिन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे जरूरी है। तो हम लोगों ने पहले 2 साल सिर्फ इस टेक्नोलॉजी पे फोकस किया और उसके बाद में बिजनेस पे फोकस किया। सो दैट वाज आवर अप्रोच टू बिल्डिंग दिस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ आवर जर्नी रहा है क्योंकि दिस हैज बीन आवर मोस्ट क्रिटिकल पीस टू डेवलप अ डिसेंट्रलाइज्ड प्राइवेसी फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, आपके प्लेटफॉर्म्स पर मिलियंस में वेरीफाइड यूज़र्स हैं और आपने बताया कि ये बॉट्स नहीं हैं, ये वेरीफाइड यूज़र्स हैं। इतनी लार्ज स्केल नेटवर्क को बिल्ड करने की स्ट्रेटजी क्या रही है? That's a very good question. We had a partnership with IRCTC ecosystem. Okay, nice. तो instead of मतलब टिपिकल अप्रोच ये भी हो सकता है एक ऐप के लिए कि मैं मार्केटिंग करूं और मेरे पास यूजर्स आए, लेकिन वो कॉस्ट वाज ह्यूज फॉर अस एज अ न्यू कंपनी, एज अ स्टार्टअप, एज अ सेल्फ फंडेड कंपनी। सो वी वेंट टू द IRCTC इकोसिस्टम। उनके साथ 1 साल का पार्टनरशिप था हमारा, जहाँ पे कोई भी अगर टूरिज्म या एयर टिकट बुक करने का जो उनका IRCTC का पोर्टल है, ऐप और वेबसाइट दोनों पर, हमारा सुपर जे ऐप वहां पे इंटीग्रेटेड था। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है
सुपर जे में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो क्लिक करके आए, अपना कंसेंट दें और हमारे इकोसिस्टम में आए। और जब वो इकोसिस्टम में आते हैं तो हम उनका पास्ट अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने कैसे टिकट बुक किया, क्या उनका बिहेवियर था आईआरसीटीसी इकोसिस्टम में, वो भी हमारे पास आता है विदाउट एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो हर एक यूजर एक सूडो एनोनिमस आइडेंटिटी बन जाता है, एक डीआईडी बन जाता है, एक नंबर, और हम उस नंबर के बारे में बहुत सब समझने लगते हैं कि वो किस सेक्टर में ट्रैवल करते हैं, वो वैल्यू एडेड सर्विसेज लेते हैं कि नहीं, क्या वो ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं, और ऐसे बहुत सारे, क्या वो मल्टीपल टिकट्स बुक करते हैं या सिंगल टिकट्स बुक करते हैं। सो हम उनका कंज्यूमर बिहेवियर भी समझते हैं और वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं एज अ वेरी वेल डेवलप्ड आइडेंटिटी, और ब्रांड और सर्विस में इंटरैक्ट करते हैं और मोनेटाइज किया जाता है उनको। आईआरसीटीसी फॉर परपेचुइटी, हमेशा हमेशा के लिए जो यूजर्स आईआरसीटीसी से आए हैं, वो जब भी कोई ब्रांड सर्वे आंसर करते हैं, जब भी उन्हें कोई रिवॉर्ड मिलता है, आईआरसीटीसी के साथ भी वो रिवॉर्ड शेयर होता है हमारी तरफ से। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग परपेचुअल काइंड ऑफ अग्रीमेंट, जो आईआरसीटीसी के लिए भी बहुत वैल्यूबल था और हमारे लिए भी बहुत वैल्यूबल था टू एक्वायर दिस लार्ज स्पेस। सिमिलरली हम लोगों ने इश्कॉन इकोसिस्टम के साथ भी काम किया और भी कई इकोसिस्टम्स के साथ में काम किया यूजर बेस बढ़ाने के लिए। वेरी नाइस। मानसा, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? सब्सक्रिप्शन, डेटा इंसाइट्स या फिर हाइब्रिड अप्रोच? हर्क्यूलिस एक B2B प्रोडक्ट है फॉर प्रोफेशनल्स, फॉर ब्रांड्स, बिजनेसेस। इसमें अलग अलग टियर्स हैं। ओके। एंटरप्राइज टियर है जो बहुत बड़े कंपनीज जैसे एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई, एसबीआई या हिंदुस्तान यूनिलीवर, उन कंपनीज के लिए है। और जो जिन्हें बहुत अलग अलग तरह के रिसर्च करने हैं, चाहे वो कैंपेन के अराउंड हो, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट टेस्टिंग के अराउंड हो, जिसमें एक रिसर्च टीम भी होती है हर्क्यूलिस के अलावा। जो मिड साइज बिजनेसेस हैं, जो D2C ब्रांड्स हैं, जो एजुकेशनल कॉलेजेस हैं, वो हमारा प्रो प्लान यूज करते हैं, जो उनको एक्सेस देता है पूरे कंज्यूमर बेस के लिए, उन्हें बहुत सारा एक्सपर्ट रिसर्च सपोर्ट देता है, और उन्हें हमारे डीप रिसर्च टूल पोसाइडन का भी एक्सेस देता है। पोसाइडन बेस्ट इन क्लास डेटा एनालिटिक टूल है, जो किसी भी डेटा सेट को लेके, चाहे वो क्वालिटेटिव इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग हो या एक सर्वे का डेटा हो या किसी भी अलग टाइप का बिजनेस डेटा हो कंज्यूमर फेसिंग, वो उसको पढ़ के समझ के टॉप ऑफ द लाइन इंसाइट्स दे सकता है, कोरिलेशनल और बहुत अलग अलग टाइप के इंसाइट्स जो बिजनेस के लिए बहुत रेलेवेंट हैं। इसमें स्टार्टर टियर्स जो पहली बार रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए भी एक्सेस है, और स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री टियर भी है, जो MBA स्टूडेंट्स हों या बिजनेस स्टूडेंट्स हों जो केस स्टडी समझना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक फ्री टियर का सब्सक्रिप्शन है हर्क्यूलिस पे। सो इट्स अ मल्टी टियर एंटरप्राइज ग्रेड प्रोडक्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। क्योर फूड से लेकर जुपिटर मेटा तक आपके पास्ट एक्सपीरियंस ने इस वेंचर को कैसे शेप किया है? हर एक एक्सपीरियंस में दो चीजों का दो तरह की लर्निंग्स थी। एक तो कंज्यूमर फेसिंग, हर एक हेल्थ टेक, स्टॉक ब्रोकिंग, हर एक एक्सपोजर ने एक इंडियन कंज्यूमर को एक अलग लेंस से समझने का एक्सपोजर दिया है। हम किस तरह के डिसीजंस लेते हैं टियर 1, टियर 2, टियर 3 मार्केट्स में, किस तरह के कल्चरल और सोशल डिफरेंसेस हैं और वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं यूजर के डिसीजंस को, यूजर के बिहेवियर को, उनके कंजम्पशन पैटर्न्स को। ये बहुत सबसे बड़ा लर्निंग रहा है मेरे लिए। उसके अलावा एक बिजनेस को कैसे स्केल किया जाए, एक टीम के लिए टीम को लीड करने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनिशियल स्टार्टअप जर्नी 1 to 3 years कितनी अलग होती हैं, स्केल फेज के पॉइंट पे
क्या क्या चेंजेस किए जाने चाहिए एज अ को फाउंडर, एज अ लीडर, एज अ सीईओ, ये सब अलग अलग टाइप की लर्निंग्स आई थिंक हेल्प मी टू रीच दिस पॉइंट। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में कंज्यूमर डेटा ओनरशिप यूजर के पास शिफ्ट हो जाएगी? यस, एब्सोल्युटली। आज हमारा डेटा सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम्स में लिमिटेड है, चाहे वो फेसबुक या मेटा हो, या एक इकोसिस्टम जो बहुत बड़ा है जैसे अमेजोन या गूगल हो, और उनके लिए इट्स ब्लेटेंट, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट अस एंड वी ओन नथिंग। दे मोनेटाइज 100% और हमें उसका कोई आउटसाइड ऑफ गुड एक्सपीरियंस वी गेट नथिंग। लेकिन एक यूजर का डेटा अलग अलग टाइप का होता है, पर्सनल डेटा होता है, सेंसिटिव डेटा होता है, परचेज पैटर्न्स होते हैं, या हम कैसे कंटेंट देखते हैं या कोई चीज कैसे सर्च करते हैं इंटरनेट पे, अलग अलग टाइप का डेटा होता है। सेंसिटिव डेटा के लिए भी आज प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आप रिसर्च करें IVF के बारे में, आपको इमीडिएटली कॉल्स आएंगी IVF क्लिनिक्स से, विच मीन्स किसी ने आपका पर्सनल सर्च डेटा शेयर किया है। अगर आप किसी से अभी मिलते हैं तो आपको वो फ्रेंड रिकमेंडेशन आएगा। बहुत लेवल्स पे डेटा ब्रीच होता है। फर्स्ट चेंज इन द वर्ल्ड शुड बी अराउंड सेंसिटिव डेटा, पेशेंट डेटा, फाइनेंशियल डेटा, राइट? देन इट हैज टू बी अबाउट our personal behavior data. हम क्या सर्च कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या किससे मिल रहे हैं, and how this impacts our financial decisions, right? And then more and more and more. So in the journey of एक यूजर अपने डेटा को कैसे कंट्रोल करे, ओन करे, उस पे कंसेंट बेस्ड शेयर करे, उस जर्नी में तो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। DPDP एक्ट, GDPR, ये सब सपोर्ट करेगा इस इनिशिएटिव को। यूजर्स, कंज्यूमर्स, सिटीजन्स, हम सब ज्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज के साथ में बेटर डिमांड करेंगे ब्रांड्स और कंपनीज से कि हम कैसे अपना डेटा कंट्रोल कर सकते हैं। और ये चेंज आएगा स्लोली, स्टेडीली, इन स्पर्ट्स एंड इन मूवमेंट, लेकिन ये बहुत जरूरी है और ये चेंज इज डेस्टिन्ड। राइट। वन लास्ट क्वेश्चन मानसा, अगले 5 साल में आप जुपिटर मेटा लैब्स को कहाँ देखती हैं और क्या ये ग्लोबल स्टैंडर्ड बन सकता है? प्राइवेसी आर्किटेक्चर में ये इस स्केल पे ये पहली कंपनी है जिसने ये क्रिएट किया है इन द वर्ल्ड। सो एज अ स्टार्ट पॉइंट ऑफ प्राइवेसी प्रिजर्विंग आर्किटेक्चर फॉर a large consumer platform, this is the first, so we are already number 1. But yes, in terms of consumer intelligence, we will set that base. In the next 5 years, मैं ये चाहती हूँ कि हर एक size of business, चाहे वो एक new founder हो, चाहे वो student हो, चाहे वो एक researcher हो, चाहे वो एक mid-sized company हो, एक traditional business family हो, किसी भी type का business हो, आज वो ऑलरेडी 2 चीजों पे स्पेंड करते हैं। एक गूगल इकोसिस्टम फॉर ईमेल एंड दे आल्सो स्पेंड ऑन AI टूल्स। ये मेरा गोल है और हमारा कंपनी का गोल है कि हर एक साइज ऑफ बिजनेस विल यूज रिसर्च थ्रू हर्क्यूलीज टू मेक बेटर डिसीजंस, क्योंकि एक बिजनेस जर्नी में कंज्यूमर इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। उसका आज क्वालिटी और एक्सेस बहुत लिमिटेड है। मैं चाहती हूँ कि अगले 5 इयर्स में, अगले 5 सालों में हर एक साइज का बिजनेस फाउंडर, प्रोफेशनल ये टेक्नोलॉजी, ये एक्सेस और ये क्वालिटी डेटा यूज करे और उससे बेटर बिजनेस डिसीजंस बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस एंड इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी एंड योर आइडियाज। थैंक यू, थैंक यू, गुड टॉकिंग टू यू। सेम हियर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट और आखिरी सेगमेंट पॉलिसी डिकोड की ओर।
भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए अलग अलग राज्य सरकारें नई नीतियां ला रही हैं। आज हम बात करेंगे बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की। ये स्कीम स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ाने के लिए बनाई गई है। देखिए ये योजना क्या है, सबसे पहले तो उस पर हम नजर डाल लेते हैं। 500 करोड़ का फंड स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की योजना है। उद्यम शुरू करने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता भी इसमें दी जाती है। अब हम अगली स्लाइड की ओर अब नजर डालेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि आप इसके जो मुख्य फायदे हैं वो क्या क्या हैं इस पॉलिसी के, इस योजना के। देखिए ये लोन 10 साल में वापस करना होता है अगर आप इसे लोन लेते हैं तो। महिला स्टार्टअप्स को 5% अतिरिक्त लाभ जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट इससे मिलता है। को वर्किंग स्पेस मुफ्त या कम कीमत पर इसमें दिया जाता है। इसके अलावा एक्सेलरेशन प्रोग्राम के लिए 3 लाख तक की हेल्प भी इसमें होती है। मेंटरशिप और गाइडेंस भी इसमें दी जाती है। 2 लाख तक की सहायता दी जाती है। निवेश मिलने पर जो गवर्नमेंट है 2% तक सहायता इसमें देती है। 10 लाख तक का बिना ब्याज लोन भी इसमें दिया जाता है। अब देखिए कैसे इसमें कौन कौन, मान लीजिए इसमें आपको अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो जानिए। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और LLP होनी चाहिए। इसके अलावा पार्टनरशिप भी होनी चाहिए। बिहार सरकार के स्टार्टअप पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, ये जरूरी है। और इसके अलावा कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े स्टार्टअप्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। IT और टेक्नोलॉजी आधारित बिजनेस भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो सेक्टर हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, LLP या पार्टनरशिप होनी चाहिए, ये हमने आपको बताया। और स्टार्टअप का बिहार में रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी ये पॉलिसी नए स्टार्टअप्स को पैसा, जगह और सही मार्गदर्शन तीनों देती है। तो ये थी बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, जिसका उद्देश्य नए आइडियाज और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम हमारा अच्छा लगा होगा। आपके मन में स्टार्टअप से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ आज के लेट्स स्टार्ट द स्टार्टअप शो में बस इतना ही। नमस्कार।